बच्चों, आप लोग फ्लामिंगो बुक का पोएम नंबर 1 माय मदर 66 पढ़ लिए और हम समझते हैं कि उसका क्वेश्चन आंसर भी लिख लिए होंगे और क्वेश्चंस का हिंदी जो है वो भी हम करवा दिए थे अगला वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पोएम नंबर 2 जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसके जो लेखक हैं कवि हैं इनका नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर का नाम बच्चों आप लोग पहले भी सुने होंगे। एक चैप्टर था कहानी का, उस चैप्टर का नाम था पोएट एंड पैनकेक्स। तो पोएट एंड पैनकेक्स में जो कवि का आना जाना रहस्यमय हो गया था, जो गर्मी के मौसम में आ गया था और बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत ही वो टफ अंग्रेजी भाषा में भाषण दिए थे। तो कोई जेमिनी स्टूडियो के जितने भी सदस्य थे कोई लोग को समझ नहीं पाया उनके भाषण को। तो जेमिनी स्टूडियो के जितने भी सदस्यों को पता ही नहीं चल पाया कि वो क्यों आए थे और क्यों चले गए। तो वही हैं कवि स्टीफन स्पेंडर साहब जिन्होंने एक कविता को लिखा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक, स्कूल मतलब विद्यालय, क्लासरूम मतलब कक्षा, स्लम मतलब झोपड़पट्टी इलाका यानी गंदी बस्ती। अर्थात इसका पूरा हिंदी मतलब हुआ एक गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय का कक्षा। तो एक गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय का कक्षा किस प्रकार से है उसका वर्णन इस कविता में की गई है। स्टीफन स्पेंडर की जो जीवनी है इस प्रकार से है। ये 1909 में जन्मे और 1995 में इसका देहावसान हुआ। ये अंग्रेज कवि थे और उपन्यासकार भी थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री भी लेने की कोशिश की लेकिन ये पूरी डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए। बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके जर्मनी के राजधानी बर्लिन चले गए 1930 में। वहाँ पर इन्होंने जो है राजनीति में मन लगाए लेकिन फिर राजनीति में इनका नहीं जम पाया तो ये किताब लेखन का काम किए और बहुत से कविताओं और किताबों और कहानियों को उन्होंने लिखा है, जिसमें कि पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, इस प्रकार से इनकी कविताओं का कहानियों का संग्रह है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड नामक किताब से लिया गया है, जिसमें कि गरीब बच्चे जो झोपड़पट्टी इलाके में गंदी बस्ती में जीवन कैसे गुजारते हैं, कैसे वो लोग जो है पढ़ाई कर पा रहे हैं, इन्हीं सारे बातों का जिक्र इस कविता में की गई है। कविता 4 स्टंजा में है। पैराग्राफ के जो कहानी होती है, कहानी में जो पैराग्राफ चेंज होता है उसको पैराग्राफ बोलते हैं, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ। लेकिन कविताओं में जो पैराग्राफ चेंज होता है तो उसको स्टंजा बोलते हैं, 1 स्टंजा 2 स्टंजा 3 स्टंजा। तो ये हिंदी में उसको पैराग्राफ को जो है वह गद्यांश बोलते हैं, इसको जो है पद्यांश बोलते हैं। स्टंजा मतलब पद्यांश। तो 4 स्टंजा का ये कविता है और 4 स्टंजा में उन्होंने मतलब कवि महोदय जो है बताने का प्रयास किए हैं कि ये जो गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं उनके क्या हालात हैं। तो पहला स्टंजा जो है वह प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में प्रवेश करते हैं कवि महोदय। तो बच्चों को जो देखते हैं वह देख करके जो उन बच्चों का जो चेहरा है, मोहरा है, उनको देख करके कवि के हृदय में क्या आ रहा है उसी को वह पहला स्टंजा में लिखे हैं। तो बच्चों अब यहाँ ये बता देना चाहते हैं कि स्कूल वहाँ कहाँ से आया है।
यहाँ के लोग जो हैं, जो झोपड़पट्टी इलाके में गंदी बस्ती में जो रह रहे हैं, आपको पता होगा कि एशिया के सबसे बड़ा स्लम एरिया यानी कि गंदी बस्ती मुंबई के धारावी में है। धारावी एक जगह है मुंबई में, वहाँ पर है। तो ऐसी ऐसी गंदी बस्तियाँ बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो गंदी बस्ती का जिक्र है वो विदेशी गंदी बस्ती का जिक्र है, जहाँ पर विदेशी लोग जो है मैंने विदेशों में भी गरीब लोग होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि विदेश में सब अमीर लोग होता है। तो ये विदेशी गंदी बस्ती का इसमें जिक्र है। गंदी बस्ती एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर लोग बहुत ही कंजस्टेड जगह पर रहते हैं और एक छोटा सा घर होता है, उसी में जो है कि 8-10 लोग 15 लोग रहते हैं, उसी के बगल में उसी के सटा हुआ उस वैसा ही वैसा घर आता है। इस प्रकार से एक बस्ती होती है जो कि बहुत ही गंदा होता है। वहाँ पर रहना मैंने आम लोगों को, हम जैसे लोगों को असंभव लगेगा, लेकिन वहाँ लोग रहते हैं। तो वहाँ पर स्कूल कैसे बन गया उस इलाके में? उस इलाके में स्कूल बना जैसे कि बाहरी लोग कोई आता है घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग तो जाता है, तो लोग को देखता है कि गरीब लोग इस तरह से रह रहे हैं, तो वो दया आता है, तो ऐसे लोग मिल करके चंदा इकट्ठा करके एक स्कूल बना दिए हैं और शिक्षक रखवा दिए हैं, बच्चों को किताब बंटवा दिए हैं और ये बच्चे जो है उसी विद्यालय में पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो वैसा ही एक विद्यालय है जिसके कक्षा में बच्चे लोग बैठे हैं पढ़ाई के लिए और कई महोदय जो है कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों के चेहरे मोहरे को देख करके उनको लगता है कि क्या उनको लगता है, क्या उनकी फीलिंग आती है, वो फीलिंग को जो है इस कविता के पहले स्टैंजा में वर्णित किया गया है। तो हम देखेंगे पहला स्टैंजा में कवि कहते हैं बच्चों के चेहरों को देखते हुए कि इन बच्चों के चेहरों पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है। ये बच्चों के चेहरे जो हैं दूर दूर तक जैसे लगता है कि चेहरा पूरा मुरझाया हुआ है, हवा के झोंके तक इन लोगों के चेहरे को टच नहीं कर रहे। इनके चेहरे, इनके शरीर ऐसे पीले पड़ गए हैं जैसे कि मानो जड़ विहीन खरपतवार। खरपतवार समझते होंगे आपसे बच्चे, जब खेतों में धान उगाया जाता है तो अगल बगल घास उग जाता है, उसे खरपतवार कहते हैं। तो गांव के लोग क्या करते हैं कि उस खरपतवार को जो है निकाल करके कबाड़ करके और ऊपर रख देते हैं ताकि जानवरों को काम आए। तो बहुत दिन तक रख जाने पर वो जो है सूखने लगता है, पीला पड़ने लगता है, क्योंकि इसको कबाड़ लिया गया है। तो ऐसे जड़ विहीन खरपतवार की तरह बच्चों का चेहरा और शरीर दिख रहा है। इनका जो है बाल मुड़ा चुमड़ा सा है, बाल गंदे हैं। आगे एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है, उसका भी बाल गंदा है और जिसके वजह से वो शर्म से माथा झुकाई हुई है। बच्चे जो हैं वह उनका शरीर एकदम दुबला पतला है, जैसे कि मानो कागज के पन्ना हो। कागज के पन्ने की तरह जो है, जो कागज के पन्ना देख रहे हैं उसके तरह इन बच्चों का शरीर दुबला पतला है। इनकी आंखें ऐसी धसी हुई है भूख से जैसे कि मानो चूहे की आंखें हों। और ये लोग अपने माता पिता के बीमारियों को दोहरा रहे हैं, अर्थात इनमें जो बीमारियां हैं वो बीमारी कहाँ से आई है? इनके माता पिता में जो बीमारी पाए जाते हैं वही बीमारी इनमें ट्रांसफ़र हो गई है। बहुत सी बीमारियां होती हैं वंशानुगत होती हैं, तो जो बीमारियां इन बच्चों में पाए जा रहे हैं इनके माता पिता से आ गई हैं। इनका जो है किताब डेस्क पर रखा हुआ है, लेकिन मन किताब पर नहीं है, क्योंकि बच्चे भूखे हैं। तो भूखे प्यासे को दिमाग में कैसे हटेगा कि क्या दिमाग में क्या आ रहा है। आप ही को भूखा रखा जाए, अच्छी अच्छी बात बताया जाए, अच्छा अच्छा ज्ञान बोला जाए तो आप लोग को खराब लगेगा, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो वही बात है कि बच्चे भूखे प्यासे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रही है। क्लास में लाइट नहीं है, धुंधला सा क्लास है। पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, उसकी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में सपना पल रहा है। कौन सा सपना है भाई?
तो जहाँ बच्चा बैठा वो बगल में खिड़की है क्लासरूम में, उस खिड़की से बाहर एक पेड़ है और पेड़ के कोटर में, पेड़ का जो होल होता है वो कोटर में एक गिलहरी खेल रही है। उस बच्चे का ध्यान वहाँ चला गया है, उसका भी मन करता है कि मैं भी गिलहरी के साथ खेलूं। तो बच्चों ये था पहला स्टेंजा, जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से बच्चों का चेहरा मोड़ा है, कैसा इन लोगों का जो है हालात है। अब सेकंड स्टेंजा में आइए। सेकंड स्टेंजा में क्या है कि क्लासरूम के दीवार पर कौन कौन सा चित्र है, उन चित्रों का जिक्र जो है इस सेकंड स्टेंजा में है। तो सबसे पहले क्लासरूम का जो दीवार है वो पीले रंग से रंगा हुआ है, पीले रंग से रंगा हुआ है। और एक तरफ डोनेशन यानी दान देने वालों का नाम लिखा हुआ है, मतलब कि इस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए कौन लोग कितना अपना सहयोग राशि जमा किए हैं, उन लोगों का लिस्ट लगा हुआ है। आप लोग जब देखते होंगे कोई मंदिर में जाते होंगे तो शुरुआत में ही आगे में ही देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा लिस्ट लगा रहता है कि इस मंदिर को बनाने में फलना सिंह इतना दिए, फलना यादव इतना दिए, तो फलना ये दिए। तो उसी प्रकार से इस स्कूल बिल्डिंग को तैयार करने में जो दान लोग दिए हैं उसका लिस्ट लगा हुआ है। उसके बगल में शेक्सपियर का नाम सुने होंगे आप बच्चों, इंग्लिश के फादर शेक्सपियर माने जाते हैं। तो शेक्सपियर का आधा फोटो इतना टंगा हुआ है। उसके बगल में प्राकृतिक दृश्य का फोटो है, प्राकृतिक दृश्य जिसमें नदी है, पहाड़ है, पहाड़ के बीच से सूर्य उग रहा है, इसका दृश्य है। उसके बगल में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मीनारों वाली बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 100 तल्ला 200 तल्ला वाला बिल्डिंग का दृश्य है। आप लोग देखे होंगे दीपावली वगैरह में जब फोटो बिकता है, बड़ा बड़ा फोटो देखिएगा, बॉम्बे का तो आपका लंदन का बड़ा बड़ा बिल्डिंग का फोटो जो है वैसा टंगा हुआ है। उसके बगल में सुंदर सुंदर फूलों का, क्यारियों का फोटो टंगा हुआ है। और उसके बगल में एक वर्ल्ड का मैप भी, यानी कि विश्व का मैप भी टंगा हुआ है। तो ये जो था दूसरा स्टेंजा है कि दीवार पर ये सारी चीजें हैं। तीसरा स्टेंजा में क्या है बच्चों कि दीवार पर जो कुछ भी है उसकी तुलना बच्चों के जीवन से किया गया है। तो आइए सबसे पहले रंग पर जाते हैं। तो दीवार का रंग पीला है। तो पीला जो होता है विदेशों में वो अशुभ माना जाता है। हमारे यहाँ भारत में भारतीय संस्कृति जो है पीला को शुभ माना जाता है। जैसे कि शादी विवाह में देखिए कि धोती पीला रंग से रंग दी जाती है। शादी विवाह का कार्ड जो है उसमें पीला हल्दी छिड़क करके दिया जाता है। भगवान की जो कल्पना की गई है पीले वस्त्र में किया गया है, पीताम्बर कहा गया है। और जब कोई आदमी मर जाता है हमारे यहाँ तो हल्दी लोग नहीं खाते हैं, कहता कि हम शोक मना रहे हैं, पीला हम लोग नहीं यूज करते हैं। लेकिन विदेशों में पीला जो है वो अशुभ का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। तो दीवार का जो रंग पीला है वो पीला नहीं है बल्कि बच्चों के हृदय का दुख है जो कि पीले रंग के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है दीवार पर। उसके बाद बच्चे जो हैं वो जो लिस्ट लगा हुआ है डोनेशन देने वालों का, दान देने वालों का जो लिस्ट लगा हुआ है उस पर कवि कहते हैं कि दान दे देने से और स्कूल बिल्डिंग खड़ा कर देने से, शिक्षक और किताब को बंटवा देने से इन बच्चों का भला नहीं होने वाला है। पहले इन लोगों को भूखे पेट में भोजन चाहिए, पहले वस्त्र चाहिए और प्रकृति का ज्ञान चाहिए। पहले किताबी ज्ञान और स्कूली ज्ञान नहीं चाहिए इन लोगों को। कवि कहते हैं कि जो दान देना जो लिस्ट है ये अभी जरूरत नहीं है, अभी दान देने वालों की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है जो सिर्फ बच्चों को भोजन का, क्योंकि ये लोग बच्चे भूखे प्यासे हैं।
वस्त्र का, क्योंकि लोग नंगे हैं, और इन लोगों को जो है किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्राकृतिक ज्ञान चाहिए। बच्चे जो हैं वह भूखे प्यासे इतने दुबले पतले हैं जैसे कि शरीर में हड्डियां दिखती हैं इनके, और वैसे हड्डियां दिखती हैं जैसे कि मानो कोई शीशे के गिलास में कंकड़ पत्थर डाल दिया जाए तो, और कंकड़ पत्थर डाल करके रख दिया जाए दूर में तो सारा कंकड़ पत्थर दिख जाता है। वैसे ही बच्चों के शरीर से हड्डियां दिखती हैं, और फटे हुए जो कपड़े पहने हैं उन फटे कपड़ों से इनकी हड्डियां झाँकती हैं। उसके बाद इसीलिए कवि कहते हैं कि इन लोगों को जो है पहले भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए और प्रकृति का ज्ञान चाहिए। गंदगी में अच्छी शिक्षा भी दीजिएगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। प्रकृति की ओर ले जाइए, जहाँ पेड़ हैं पौधे हैं वो सब प्रकृति बहुत अच्छा कहा गया इंग्लिश में कि नेचर इज ए गुड टीचर। प्रकृति एक अच्छा शिक्षक होता है। आप लोग 9-10 में कविता पढ़े होंगे कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अभी प्रकृति का ज्ञान बच्चों के लिए देने के लिए कवि कहते हैं, किताबी ज्ञान है कि मार पिटाई करके छड़ी से मार मार के रटवा दे रहे हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उससे अच्छा है कि पहले प्रकृति के ज्ञान दीजिए। तो कवि जो हैं वह प्रकृति ज्ञान पर जोर डालते हैं। उसके बाद शेक्सपियर का जो फोटो है उस पर कवि कहते हैं कि बच्चों के नज़रों में एक बदमाश आदमी का फोटो है। क्यों बदमाश आदमी का फोटो है भाई? क्योंकि अगर आपको मान के चलिए कि 1 महीना तक भूखे प्यासे रखा जाए और 1 महीना के बाद जो है आपको शर्ट पैंट पहना के बढ़िया से नहा धोवा करके स्कूल क्लासरूम में बैठा दिया जाए और बोला जाए कि बच्चों, भगवान राम जब आए थे तो माता पिता का बात सुनते हुए 14 वर्ष वनवास चले गए, और गांधी जी आए थे तो बिना जो है कि हथियार के हमको आज़ादी दिला दी। तो आपको लगे कि तो मास्टर साहब गलत बोल रहे हैं, खिलाते पिलाते है ये नहीं, आप जो है कि खाली अच्छा अच्छा भाषण बोलते हैं। तो उसी प्रकार से वो जो मैप है, सॉरी वो जो फोटो है शेक्सपियर का, वो शेक्सपियर का फोटो नहीं है बल्कि वो बच्चों के नज़रों में एक बदमाश आदमी का फोटो है। उसके बगल में जो प्राकृतिक दृश्य का फोटो है, तो उस फोटो में देखिए कि पहाड़ों के बीच से एक सूर्य उग रहा है जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही है। तो उस सूर्य की रोशनी जो है वह फोटो तक ही सीमित है। बच्चों के जीवन में कहीं रोशनी नहीं है। जैसा इन लोगों का रात है वैसा इन लोगों का दिन है। रात तो अंधेरा में नहीं है, लेकिन दिन भी इन लोगों के लिए अंधेरा है। क्यों अंधेरा है? क्योंकि अभी अभी आपको बताए थे कि एक ठंड देशों के यानी कि विदेशों के झोपड़पट्टी इलाका है। हमारे देश में जो झोपड़पट्टी है वो बहुत हद तक सही है। कैसे सही है? क्योंकि ठंड में इन लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। ठंड को कहा जाता है गरीबों का, अमीरों का मौसम। ठंड को अमीरों का मौसम कहा गया और गर्मी को जो है गरीबों का मौसम कहा गया। तो ठंड में तो दिक्कत होता है, लेकिन जब गर्मी हमारे देश में आ जाती है तो लोग जहाँ भी फुटपाथ वगैरह पर जहाँ भी व्यवस्था मिलता है अपना सो लेते हैं। ज़्यादा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन विदेशों में जहाँ ठंड इलाका है वहाँ के झोपड़पट्टी में क्या होता है, झोपड़पट्टी इलाके में क्या होता है कि रात तो आप लोग का उसका तो अंधेरा ही है, दिन में कुहासा ढका रहता है तो दिन में भी अंधेरा लगता है। यानी कि उन लोगों का दिन और रात बराबर है, अंधेरा। लेकिन फोटो में दिख रहा है कि सूर्य उग रहा है, रोशनी फैल रही है। उसके बाद बगल में है ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग का फोटो। लेकिन बच्चे रहते कहाँ हैं? झोपड़पट्टी इलाके में, गंदी बस्ती में। और कुछ के माता पिता तो इतने गरीब हैं कि प्लास्टिक तक जुगाड़ नहीं कर पाए हैं, तो क्या किए हैं कि जमीन के अंदर मिट्टी कोड़ दिए हैं और उसके अंदर रहते हैं। लेकिन फोटो में बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा 100 तल्ला 200 तल्ला बिल्डिंग है।
उसके बगल में फोटो है सुंदर सुंदर फूलों का। तो फूलों की जो सुंदरता है वो फोटो तक ही सीमित है, लेकिन बच्चों के जीवन में कहीं कुछ सुंदरता नहीं है। ये लोग गंदगी में ही जन्म लेते हैं और गंदगी में ही पलते बढ़ते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। उसके बाद अंत में फोटो है वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड का जो मैप है, दुनिया का जो मैप है, उसका फोटो है। तो उस फोटो में दिख रहा है सारा नक्शा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, ये चीन है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, सब कुछ दिखता है। लेकिन बच्चों का झोपड़पट्टी इलाका एक बिंदु में भी दर्शाया नहीं गया है कि ये गंदी बस्ती है, ये झोपड़पट्टी इलाका है। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड था बच्चों, जिसमें बताया गया कि दीवार पर जितनी चीजें थी वो एकदम बच्चों के जीवन से विरोधाभास व्यक्त कर रही थी। कंट्रास्ट मतलब होता है विरोधाभास व्यक्त कर रही थी। अब हम लोग चौथा और अंतिम स्टैंजा में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है अंतिम वाला। वो उसमें से जो है कि आपको बताए थे कि 4 या 5 लाइन का कविता देकर के क्वेश्चन जो पूछता है 1 नंबरिया, वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसे अक्सर पूछता क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं या देखे भी होंगे। तो देखिए अंतिम स्टैंजा में क्या है सो सुनिएगा। अगर वो चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे पॉइंट पैनकेक्स, आप लोग जो जान रहे हैं, उसमें आपको बताए थे कि ये जो है कवि महोदय स्टीफन स्पेंडर, ये एक साम्यवादी है। साम्यवादी का मतलब कम्युनिस्ट है। आपको साम्यवादी का पूरा क्या साम्यवादी होता है वो पूरा हम उस वीडियो में बताए हैं पॉइंट पैनकेक्स के चैप्टर में। साम्यवादी होता है जैसे कि लेनिन और कार्ल मार्क्स। लेनिन एक बहुत बड़े विचारक थे और कार्ल मार्क्स भी एक बड़े लेखक थे। तो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचार को मिला करके साम्यवाद कहलाता है। जैसे गांधी के विचार गांधीवाद हुआ, नेहरू के विचार नेहरूवाद हुआ, समाज के विचार समाजवाद हुआ और आतंक के विचार आतंकवाद हुआ। उसी प्रकार से लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचार को साम्यवाद बोलते हैं, इसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। तो गांधीवाद और साम्यवाद में समानता ये है, दोनों में एकता ये है कि दोनों हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात करता है कि अगर आपका कोई अधिकार छीन लिया हो, अधिकार ले लिया हो, तो आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने अधिकार को छीनिए। लेकिन दोनों में असमानता यह है गांधीवाद और साम्यवाद में। गांधीवाद कहता है कि अपने अधिकार लेने के लिए उसको कुछ मत बोलिए, जिसने आपका अधिकार छीना है उसको कुछ मत बोलिए, बल्कि अपने में कुछ ऐसा एक्टिविटी कीजिए कि उसको लगने लगे, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और लगने लगे कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, उसका अधिकार छीन बैठा हूँ, और तुरंत अपने पॉकेट से निकाल के आपको अपना अधिकार वो आपको सौंप दे। ऐसा गांधीवाद कहता है। लेकिन साम्यवाद ऐसा नहीं कहता है। साम्यवाद कहता है कि अगर आपका कोई हक छीन लिया हो तो पकड़िए उसका गट्टा, मारिए 2 फैट, छाती पर चढ़ करके उसका जो अपना हक जो है छीन लीजिए। ये साम्यवाद का कहना है। तो साम्यवादी जिसने भी है, जैसे माले मतलब क्या होता है आप समझते हैं बच्चे? सीपीआई माले, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो ये ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं वो हिंसा पर विश्वास करते हैं, अपने अधिकार पर लड़ने, अपने अधिकार के लिए हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन गांधीवाद कहता है कि अपने अधिकार के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाइए। गांधीवाद कहता है कि अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो उसको प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन साम्यवाद कहता है कि हमारा लक्ष्य अगर पवित्र है तो उसको प्राप्त करने का साधन कोई जरूरी नहीं कि पवित्र ही रहे, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों में असमानता है। तो ये जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर, वो साम्यवादी थे। साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट थे। तो उनका जो विचार है वो अंतिम स्टैंजा में छलक के आ गया है। अंतिम स्टैंजा में वो सारा अपना विचार को लिखे हैं। क्या लिखते हैं गौर कीजिएगा। लिखते हैं कि यदि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर मतलब कि सरकार, प्रशासन, शासन, प्रशासन और दर्शक,
ये सारे लोग अगर अपने दरवाजे की खिड़की खोलते हैं और कहीं उनकी खिड़की जो है आप लोगों की तरफ यानी कि झोपड़पट्टी इलाके की तरफ खुल जाती है, तो ऐसे तुरंत बंद कर लेते हैं जैसे कि मानो कि खिड़की कब्र की तरफ खुल गया, यानी कि आपसे घृणा कर रहे हैं, आपका अधिकार को छीन बैठे हैं और आपकी अनदेखी कर रहे हैं, आपको जो है कि न्याय नहीं दे रहे हैं। तो क्या करने बोलते हैं कवि महोदय, गौर कीजिए, यहाँ के लोगों को, झोपड़पट्टी इलाके के लोगों को कहते हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक, लाइन भी आप देख सकते हैं कविता में लिखा हुआ है, ब्रेक ओ ब्रेक मतलब तोड़ दीजिए उन घरों को, उन शहरों को, उन महलों को जिसको आप लोगों ने बनाया है। ये जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े जो घर बने हैं, बिल्डिंग बने हैं, तैयार हुआ है, वो किसने बनाया? कोई अमीर आदमी नहीं बनाया, गरीब आदमी बनाया। अमीर आदमी क्या किया? पैसा खर्च किया, पैसा लगाया उसमें, लेकिन बनाया तो गरीब। और वो जो अमीर आदमी जो पैसा खर्च किया, पैसा लगाया, वो पैसा कहाँ से आया? किसी गरीब का वो चूसा, तब जाकर के उसके पास पैसा आया और उस पैसा से फिर गरीब को ही सता करके वो बिल्डिंग बनाया। तो वही कह रहे हैं कवि महोदय कि तोड़ दो उन शहरों को, उन महलों को, उन घरों को जिसको आप लोगों ने बनाया है। और बच्चों के लिए वो कहते हैं, बच्चों के गार्जियन को, कि हटाइए इन लोगों के नजरों से किताब कॉपी को, इन बच्चों के नजरों से किताब कॉपी को हटाइए, इन लोगों को भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए और प्राकृतिक ज्ञान दीजिए। ये लोग सफेद हरे पन्ने में जो खाली शब्द को रट रहे हैं, मतलब नहीं समझ रहे हैं उसका क्या मतलब निकलता है, उसे उस पढ़ाई से क्या मतलब, उसको हटाइए और इन लोगों को भोजन, वस्त्र और प्राकृतिक ज्ञान दीजिए। खास करके अभी भोजन दीजिए और वस्त्र दीजिए और इन लोगों को इतना मजबूत बनाइए, कमजोर नहीं। अंतिम लाइन देखिए बच्चों, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज द सन, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इतिहास उसी का होता है जिसका भाषा सूरज है। मतलब कि जो मजबूती से खड़ा है, जो गर्मजोशी से खड़ा है। सूरज का मतलब यहाँ पर गर्मजोशी है, जो कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलता है, बात लोग सब उसका सुनते हैं। जो मिनमिना के बोलता है उसको लोग कौन सुनता है? जब हमारे देश के जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो जब स्टेज पर आते थे तो धीरे धीरे अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ देते थे, कोई सुनता था, कोई सुनबो नहीं करता था। लेकिन जो हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वह जब बोलते हैं जोर से तो दुनिया सुनता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि इन बच्चों को जो है कि भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, प्राकृतिक ज्ञान दीजिए और इन्हें इतना मजबूत बनाइए कि इनका जो भाषा है वो सूरज जैसा हो जाए, तभी इन लोगों का इतिहास बन सकता है, अन्यथा इतिहास इन लोगों का नहीं बनने जा रहा है। क्योंकि कमजोर लोगों का इतिहास नहीं बनता है। कमजोर लोगों को जो है दुनिया पैरों तले कुचल देती है और मजबूत लोगों से दुनिया जो है वह दोस्ती करती है। कमजोर आग को हवा बुझा देती है और मजबूत आग को हवा और तेज कर देती है। तो हवा कौन है? दुनिया है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि मजबूत बनिए। आप सभी बच्चों को भी इस चैप्टर से सीख लेना चाहिए कि आपको फिजिकली, मेंटली मजबूत बनना है। शरीर से और दिमाग से आप मजबूत रहिएगा तो आप कहीं भी अपना एक नया मुकाम बना सकते हैं। आप के शरीर में अगर ऊर्जा दौड़ेगी, आपके नसों में जो है कि खून नहीं बल्कि ज्वाला दौड़ेगी, तो आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं एक नया स्वर बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर बंदे से खुदा पहले आकर के पूछे कि बता तुम्हारी रजा क्या है। मतलब कि भगवान के पास बार बार गिड़गिड़ाते मत जाइए, बल्कि खुद ही इतना बुलंद कर लीजिए कि भगवान आके खुद कहे कि तुम चाहते क्या हो। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि आप सभी बच्चे, आप सभी युवकों को अपने देश के लिए अगर
या फिर विश्व के लिए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो मजबूत बनने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके मजबूत जो इरादे होंगे, आपके चेहरे पर जो है कि कॉन्फिडेंस होगा, तो मजबूत इरादे अगर होंगे तो आपके पांव जहाँ पर पड़ जाएंगे तो नदियाँ भी जो है कि मुख मोड़ लेगी, पहाड़ चूर चूर हो जाएगा और आसमान भी झुक के प्रणाम करने लगेगा, लेकिन मजबूती चाहिए। तो इसी पर अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि उसी की है दुनिया, उसी की है जमाना, उसी की है दुनिया, उसी की है जमाना, जिसने सीख लिया हो बिजलियों पर बनाना अपनी आशियाना। मतलब समझ गए हो बच्चों कि घर जमीन पर तो सबको अपना आशियाना यानी कि घर बनाना सीख जानता है, लेकिन जो बिजली चमकती है उस बिजली चमकते ऊपर जो अपना घर बनाना सीख गया हो, दुनिया उसका है, जमाना उसका है, कमजोरों का नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और भी समझना है कि भाषा को सूरज जैसा करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जोश रहना चाहिए, जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। सूरज में गर्मी है, जोश है, ऊर्जा है सूरज में, लेकिन साथ ही साथ वह डिसिप्लिन भी है, अनुशासित भी है। सूरज में इतनी ऊर्जा है कि अगर वह 1 घंटा पहले उग जाए तो भी, और 1 घंटा पहले डूब जाए तो भी धरती नष्ट हो जाएगी। उसको समय से उगना है, समय से डूबना है, अनुशासित है वो। तो जोश के साथ होश भी रखना है। ऐसा नहीं कि जोश में दिए सब कुछ कबाड़ मार पिटाई कर दिए, नहीं, आपको जोश के साथ होश भी रखना है। जैसे कि एक उदाहरण आपको देते हैं कि आपको इतना ऊंचा नहीं बनना है कि ना तो फिर फल लगे ना, जैसे आप एक कवि का दोहा था कि इतना ऊंचा भी मत बनिए कि फल लगे अति दूर और लोगों को छाया भी नहीं मिले, और इतना नीचा भी नहीं बनना कि कोई अना सा बकरी भी आया चबा के आपको चला गया। नहीं, बरगद पेड़ की तरह बनना है ताकि लोगों को छाया भी मिले, फल भी मिले और आपको नुकसान ना हो। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर कहने को हम लोग को कहते हैं बनने के लिए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि एक सांप था, वो सांप को डस लेता था तो लोग मर जाते थे, जहरीला सांप था वो। तो उधर से एक साधु गुजर रहे थे तो उन्होंने उसको सलाह दी कि भाई तुम डस लेते तो लोग मर जाते हैं, तो लोग तो मरते ही हैं, उसके परिवार वालों को बड़ा कष्ट होता है, तुम वहाँ से नहीं डसेगा। तो साधु के कहने को सांप डसना छोड़ दिया। तो डसना जब छोड़ दिया तो लोगों को उसके प्रति भय नहीं रहा। अब कोई बच्चा भी उसके बिल में जो है कि डंडा डाल के जाता था, वो कहे ना मार तो रही ना काट तो रही, वो लहूलुहान हो गया बेचारा सांप। फिर साधु से गुजरा तो बोला अरे तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? बोला आप ही बोले कि नहीं काटने के लिए, नहीं डसने के लिए, तो देखिए लोग मेरा क्या हाल कर दिए। तब साधु जी बोले कि अरे मैं काटने के लिए, डसने के लिए मना किया था, फुफकारने थोड़े, फुफकारता तुम सब भाग जाता। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसमें गर्ल हो। मतलब अगर शक्तिशाली आप हैं, पावरफुल हैं, और उस समय किसी को क्षमा कर दीजिएगा कि हाँ जाओ तुमको क्षमा किया, तो हाँ ये क्षमा में दम है। अगर गवर्नमेंट साहब बोल दे कि आपको नहीं काटेंगे, क्षमा करते हैं, तो आपको लगे कि हाँ भाई क्षमा कर दिया सही में। लेकिन डोंडा जो पानी में रहता है उसको साफ जहरे नहीं है, वो अगर कह देगा कि आपको क्षमा किया तो उसका क्षमा का कोई वैल्यू नहीं है। तो कमजोर लोगों को अगर क्षमा करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए कवि आपसे बच्चों को इस कविता के माध्यम से मजबूत बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि अंतिम लाइन से वो समाप्त करते हैं इस कविता को कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज द सन, इतिहास उन्हीं लोगों का है जिसका भाषा सूरज है। धन्यवाद।